है, सबको मेरा ये पीपीटी विजिबल है, आप लोग को दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे प्रेशर अल्सर, जिसको हम बेड सोर भी बोलते हैं या फिर डेक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि बेड सोर का डेफिनेशन। प्रेशर अल्सर और प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर और बेड सोर, ठीक है, ये चारों हमारे नाम है बेड सोर का। इज लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन, ये एक लोकलाइज्ड इंजरी है। लोकलाइज्ड मतलब एक ही एरिया में हमारा इंजरी होती है। टू द स्किन, स्किन के सिर्फ एक ही लोकल एरिया में इंजरी होगी एंड अदर अंडरलाइंग टिश्यू, और उसके बाद जो उस स्किन के अंदर जो टिश्यूज है वहां की इंजरी, यूजुअली ओवर अ बॉडी बोनी प्रोमिनेंस, या बॉडी नहीं है बोनी है, ठीक है। बोनी प्रोमिनेंस मतलब जैसे जहां पर हमारी स्पेशली बोन्स होती है, बोन्स हमें फील होती है, ये वहां पर हमारा डेक्यूबिटस अल्सर ज्यादा देखने को मिलता है। एज रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग अनरिलीव प्रेशर, और ये कैसे होता है हमारा बेड सोर, जब एक ही जगह पर बहुत लंबे समय से प्रेशर लग रहा हो, और अनरिलीव प्रेशर मतलब वो प्रेशर कभी रिलीव ना हुआ हो, मतलब बहुत लंबे समय से पर्टिकुलर एक ही बोनी प्रोमिनेंस में हम लोग का प्रेशर। अब इसके बाद रिस्क फैक्टर है हमारे प्रेशर सोर के फ्रिक्शन, शियर, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन। फ्रिक्शन मतलब जैसे हम पेशेंट को इधर उधर जब खींचेंगे तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। शियर मतलब हम पेशेंट को जब कोई भी उसका हैंड पकड़ के या लेग पकड़ के उसको सेम डायरेक्शन में खींचेंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, ठीक है, तो वो शियर फोर्स होती है। इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन मतलब जब पेशेंट को पता ना हो, उसकी सेंसरी जो ऑर्गन्स है वो थोड़ा काम करना बंद कर दे, रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो इस चक्कर में भी उसको हमारा प्रेशर सोर हो सकता है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी मतलब कि पेशेंट बहुत लंबे टाइम से फिजिकली मोबाइल नहीं हो रहा है, मतलब फिजिकली कुछ काम नहीं कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से बेड पे ही, बेड रिडन है, बेड पे ही है। ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में मतलब कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, अनकॉन्शियस है पेशेंट। फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब कि पेशेंट को स्टूल का और यूरिन का इनकॉन्टिनेंस है, आ रही है, पेशेंट को पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी they are having the risk of getting pressure ulcer. Malnutrition, 7 बनता है malnutrition। malnutrition मतलब कि अगर पेशेंट कमजोर है, अच्छे से उसकी बॉडी वेल नरिश्ड नहीं है, तो भी उसको चांस है प्रेशर अल्सर होने का। डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव बॉडी हीट, एडवांस एज, एडवांस एज मतलब कि पेशेंट बूढ़ा है, एल्डर है, ठीक है। क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, पेशेंट को लंबे समय से कोई मेडिकल बीमारी है, ठीक है, जैसे डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी छोड़ दो आप लोग। कॉमन साइट्स ऑफ प्रेशर अल्सर, कॉमन साइट्स है मेनली हमारे जो बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं, मतलब जहाँ पे हमें बोन इजीली पता चलती है, जैसे एल्बो, इनर नीज, ठीक है। फिर अगर पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में लेटा हो तो बैक एंड ईयर, ईयर के पीछे, बैक में पीछे यहाँ, ठीक है। शोल्डर, एल्बो, ग्रेटर टू कैंटर, ठीक है। लोअर बटक्स एंड हिप्स, हील्स, इनर नीज, तो ये कॉमन साइट्स है हमारा प्रेशर अल्सर। स्टेजेस या फिर हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ बेड सोर्स भी बोलते हैं। स्टेजिंग सिस्टम फॉर प्रेशर अल्सर आर बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ टिश्यू डिस्ट्रॉयड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेशर सोर का कौन सा वाला स्टेज है, वो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना डेप्थ का जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। तो मेनली हमारे बेड सोर के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेज 1, सेकंड वन इज स्टेज 2, थर्ड वन इज स्टेज 3 एंड फोर्थ वन इज स्टेज 4। तो पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेज 1 क्या होता है। स्टेज 1 को हम नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस ऑफ इंटेक्ट स्किन भी बोलते हैं, मतलब इसमें ये वाला कंडीशन होता है, रेडनेस हो जाता है हमारी स्किन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, मतलब आप कैसे पता लगाओगे कि दिस पेशेंट इज हैविंग स्टेज 1 बेड सोर, तो उस पेशेंट को फर्स्ट पॉइंट है इंटैक्ट स्किन प्रेजेंट विद नॉन ब्लेंचेबल अरिथमिया और लोकलाइज्ड एरिया यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस, तो पेशेंट का जो बोनी प्रोमिनेंस है, मतलब जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में साइट्स बताई थी, ठीक
ठीक है, तो वहां पर पेशेंट को थोड़ी रेडनेस होने लग जाएगी उस जगह पर, ठीक है। सेकेंड है डिसकलरेशन ऑफ स्किन, जैसे मैंने आपको बताया डिसकलरेशन, यूजुअली उसकी स्किन वहां की वैसी नहीं रहती होगी, डिसकलरेशन हो जाएगा। वार्म, वो स्किन अगर आप छू के देखोगे थोड़ा वार्म होगी, गर्म गर्म लगेगी छूने में। एडिमा, सूजन होगी, पेन भी हो सकता है किसी पेशेंट को। स्टेज 1 इंडिकेट्स एट रिस्क पेशेंट, तो हमारा स्टेज 1 मेनली जो पेशेंट रिस्क में होते हैं बेड सोर के उसमें आते हैं, मतलब अगर आपने उसको ढंग से केयर नहीं दी तो वो आगे स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने रिस्क वाले पेशेंट को अभी ठीक कर दिया तो वो ठीक भी हो सकता है। इन्वॉल्व्स ओनली द एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन, और इसमें सिर्फ हमारी जो एपिडर्मल लेयर है स्किन की वही इन्वॉल्व होती है स्टेज 1 में। अब देखो स्टेज 1 का क्लासिफिकेशन इन्होंने एक डायग्राम के हिसाब से बताया कि जो हमारी ऊपर का एपिडर्मल लेयर है देखो वहीं पर हो रहा है, नीचे की सारी स्किन ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ही रेडनेस हो रही है और थोड़ा थोड़ा हम लोग का एडिमा भी है। अब हम लोग का स्टेज 2 को बोलते हैं पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस और ब्लिस्टर। स्टेज 2 में हमारा थोड़ा सा अंदर को चले जाएगा, मतलब डर्मिस जो लेयर है वो भी अंदर हमारा इन्फेक्ट हो जाएगी और पेशेंट को थोड़े थोड़े जहां पर उसका बेड सोर होगा बॉडी प्रोमिनेंस में वहां पे पेशेंट को स्किन लॉस भी हो सकता है, मतलब वहां की स्किन धीरे धीरे जाने लगेगी और वहां पे ब्लिस्टर मतलब छाला भी हो सकता है पेशेंट को। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस प्रेजेंट एट द शैलो ओपन अल्सर एंड अ रेड पिंक वुंड बेड विदाउट स्लग, ठीक है। तो पेशेंट का क्या होगा कि वो जो पहले तो एपिडर्मिस लेयर थी हमारे स्टेज 1 में, स्टेज 2 में डर्मल लेयर भी चले जाएगी और इसमें हमारे पेशेंट को ब्लिस्टर होने लग जाएंगे, छाले होने लग जाएंगे। और छाले भी कैसे, ओपन अल्सर, जो अल्सर होगा वो उसकी स्किन ऊपर की निकल जाएगी तो वो रेड और पिंक कलर का वुंड हमें दिखेगा, लेकिन उसके अंदर ऐसा पस और ये सब चीज नहीं होगी, विदाउट स्लग, ठीक है। स्टेज 2 इज द डैमेज टू एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। स्टेज 2 में मेनली हमारा एपिडर्मिस तो स्टेज 1 में ही हो जाती है और स्टेज 2 में डर्मिस लेयर भी हमारा डैमेज हो जाती है। इन दिस स्टेज द अल्सर मे बी रेफर्ड टू एज अ ब्लिस्टर और एब्रेशन, और इसमें जो पेशेंट को बेड सोर है या बेड अल्सर है इसको हम ब्लिस्टर और एब्रेशन भी बोल सकते हैं। देखो स्टेज 2 एपिडर्मिस लेयर चली गई थी स्टेज 1 में, स्टेज 2 में हमारा डर्मल लेयर भी चली गई, ठीक है। तो ये ब्लिस्टर जैसे कभी आपको छाले होते हैं तो छाला जब फूट जाता है तो उसमें वो रेडनेस और पिंक सी स्किन हो जाती है ना, सेम स्टेज 2 के प्रेशर अल्सर में भी स्किन हमें वैसी ही दिखाई देगी। तो देखो ये है स्टेज 2 का प्रेशर अल्सर, ठीक है। ऐसा ये जो अभी फोटो में दिख रहा है आपको, ये पीछे हिप रीजन में हो रखा है इनको, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो देखो ये इसका स्टेज 2 में डर्मल लेयर, एपिडर्मिस लेयर का तो हमारा स्टेज 1 में होता था, इसमें डर्मल लेयर भी इन्फेक्टेड हो गई, डैमेज हो गई। तो देखो देखने में ही ऐसा लग रहा है ना जैसे ब्लिस्टर अगर हमारा हट जाता है तो उसके बाद जैसे स्किन हो जाता है, सेम वैसे ही प्रेशर अल्सर के स्टेज 2 में है। स्टेज 3 में हमारा फुल थिकनेस स्किन लॉस फैट विजिबल, हमारे जो पूरी स्किन होगी वो चले जाएगी और हमारे अंदर का पेशेंट का जो फैट होगा सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा वो हमें इजीली दिखेगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टेज 3 अल्सर इज अ फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। स्टेज 3 अल्सर है इसमें हमारा जो फुल थिकनेस है हमारे टिश्यू की वो चले जाएगी, सबक्यूटेनियस फैट में बी विजिबल, और जो पेशेंट का सबक्यूटेनियस फैट होगा वो हमें दिखेगा, बट बोन टेंडन और मसल इज नॉट एक्सपोज, लेकिन जो बोन है पेशेंट की, टेंडन है, मसल्स है वो नहीं दिखेंगे अभी स्टेज 3 में, लेकिन जो फैट है सबक्यूटेनियस फैट वो हमें दिखाई देगा इजीली। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व, और इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व है। सबक्यूटेनियस लेयर हैज अ रिलेटिवली पुअर ब्लड सप्लाई, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसकी हमारा जो ब्लड सप्लाई है बहुत कम होती है वहां पर, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट टू हील, इसीलिए अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू हमारा डैमेज हो जाए तो वो इजीली हील नहीं हो पाता। ये देखो स्टेज 3 का फोटो, एपिडर्मल लेयर चली गई, इसके बाद डर्मिस भी चली गई, और अब देखो ये येलो वाला होता है ना, ये हम लोग का सबक्यूटेनियस फैट है। तो सबक्यूटेनियस इतना अंदर जख्म बन गया, वुंड बन गया कि जो सबक्यूटेनियस फैट है ये हमें दिख रहा है इजीली। ये देखो स्टेज 3 का प्रेशर अल्सर, ये कहाँ का है, एल्बो का, ठीक है।
ये एल्बो का अगर स्टेज 3 प्रेशर अल्सर देखें तो वो हमारा कुछ इस तरह होगा देखने में। ये येलो येलो कलर का सबक्यूटेनियस फैट है वो विजिबल हो रहा है हमको। स्टेज 4 को फुल थिकनेस टिश्यू लॉस बोलते हैं हम। स्टेज 4 है इज द डीपेस्ट एक्सटेंडिंग द बोन, टेंडन और इवन बोन मसल। ठीक है, तो स्टेज 4 हमारा सबसे गहरा वाला स्टेज है, मतलब इसमें बहुत अंदर तक डीपेस्ट हमें वो हो जाता है। इसमें हमारा मसल्स, टेंडन, इवन बोन तक हमें विजिबल होती है। ठीक है, फुल थिकनेस टिश्यूज लॉस विद एक्सपोज्ड बोन, टेंडन और मसल्स। मैंने जैसे आपको बताया फुल थिकनेस टिश्यू पूरा चले जाता है हमारी बॉडी का और उस जगह इसकी हमें बोन, टेंडन और मसल्स इजीली विजिबल होते हैं। स्टेज 4 देखो, ठीक है, एपिडर्मिस चली गई, डर्मल चली गई, सबक्यूटेनियस भी चला गया। अब हमको नीचे की जो टेंडन है, ठीक है, ये वाला टेंडन है हमारा, ये हमारी बोन है, इजीली दिख रही है। अब देखो ये स्टेज 4 का प्रेशर अल्सर, इसमें देखो इसका हील पे हुआ है ना पेशेंट को इस वाली पिक्चर में, और इसमें क्या है इसका जो व्हाइट व्हाइट कलर का बोन भी इजीली हमें विजिबल है, दिख रहा है। कॉम्प्लिकेशन, अब कॉम्प्लिकेशन है अगर हमारा प्रेशर अल्सर ना सुधारा जाए, स्टार्टिंग में नहीं ठीक करा तो सेलुलाइटिस मतलब सेल्स का इन्फेक्शन हो जाएगा, बोन एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन, बोन का इन्फेक्शन होगा, जॉइंट्स का हमारा इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस, ठीक है, कैंसर भी पेशेंट को हो सकता है। प्रिवेंशन, अब हमको कैसे प्रिवेंट करना है हमारा प्रेशर अल्सर को? फर्स्ट वन है बेड सोर्स आर इजियर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट। ठीक है, जो बेड सोर है अगर हम उसको प्रिवेंट कर लें वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ट्रीट। एक बार अगर हो जाता है तो उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इससे बेटर है कि हम पहले प्रिवेंट ही करें कि हो ही ना। Although wounds can develop in spite of most care, it's possible to prevent them in many cases. ठीक है, तो जो wound है वो तब होता है हमें जब हम बिल्कुल ही केयर नहीं करते, पेशेंट को टोटली नेग्लेक्ट करते। ऐसी केयर अगर हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को तो उसको बेड सोर होने का बहुत चांस है। लेकिन अगर हम इस चीज को कैसे प्रोवाइड प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम अगर हम अच्छे से पेशेंट को अपना केयर प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे केसेस हमारे बहुत कम हो जाएंगे। फिर है हमारा पोजीशन में हम लोग को फर्स्ट है पोजीशन चेंजेस, हमें टाइम टू टाइम हर 15 मिनट्स में पेशेंट का पोजीशन चेंज करना चाहिए। चेंजिंग पोजीशन फ्रीक्वेंटली एंड कंसिस्टेंटली इज क्रूशियल टू प्रिवेंट बेड सोर। जो पेशेंट का पोजीशन है अगर हम जल्दी जल्दी चेंज करते रहें तो ये बहुत अच्छा एक हमारा मीन है बेड सोर को प्रिवेंट करने का। एक्सपर्ट्स एडवाइस शिफ्टिंग पोजीशन अबाउट एवरी 15 आवर्स। तो एक्सपर्ट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हर 15 मिनट्स में अगर हमारा बेड रिडन पेशेंट है तो हर 15 मिनट्स में हमको उसका पोजीशन को चेंज करना चाहिए। दैट यू आर इन व्हील चेयर एंड एटलीस्ट वंस एवरी 2 आवर्स। और अगर पेशेंट हमारा व्हील चेयर में रहने वाला है तो हर 2 घंटे में पेशेंट का पोजीशन चेंज करना है, इवन ड्यूरिंग द नाइट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे टाइम पे करना है, नाइट में भी हमें जग जग के पेशेंट को केयर करेंगे और पेशेंट का पोजीशन चेंज करना है। इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन बेड, अगर आपका पेशेंट बहुत लंबे समय से बेड पे। स्किन इंस्पेक्शन है मतलब हमें स्किन को देखना है, जो बोनी प्रोमिनेंस है वो ज्यादा देखने हैं। जैसे मैंने आपको पर्पस बताया था जब बेड बात का, तब मैंने आपको बताया था फॉर प्रिवेंट बेड सोर। ठीक है, बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए भी हम बेड बाथ देते हैं, क्योंकि इधर हम इंस्पेक्ट करेंगे। जब हम बेड बाथ देंगे तो पेशेंट को अच्छे से हम वाइप करते हैं ना, तो हर बॉडी पार्ट हम देखेंगे कि कहीं पे उसको रेडनेस तो नहीं है, कहीं रिस्क तो नहीं हो रहा, कहीं स्टेज 1 का तो बेड सोर तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें। फिर है न्यूट्रिशन। अ हेल्थी डाइट इज इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग स्किन ब्रेकडाउन एंड एडिंग विदाउट वुंड हीलिंग, सॉरी। तो एक हेल्दी डाइट अगर हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर पेशेंट का कहीं पे स्किन ब्रेक डाउन हुआ है, कहीं वुंड हुआ है, कहीं जख्म हुआ है, तो वो जल्दी ठीक होगा। या फिर अगर कहीं जख्म नहीं हुआ तो वो मेंटेन रहेगी वो वाला स्टेटस उसका। एडिक्वेट हाइड्रेशन टू मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी। और पेशेंट को हमें प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट करते रहना है, ठीक है, ताकि उसका स्किन इंटीग्रिटी बरकरार रहे। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब क्विटिंग स्मोकिंग। ठीक है, पेशेंट को स्मोक करने के लिए बिल्कुल मना करना है। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज इंप्रूव सर्कुलेशन। और डेली एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करना है। एक्सरसाइज अगर पेशेंट खुद से कर पा रहा है तो हम उसको एक्टिव एक्सरसाइज कराएंगे, अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा तो हम उसको असिस्ट करेंगे और उसको हम पैसिव एक्सरसाइज कराएंगे।
फिफ्थ है यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस। हम पेशेंट का जो बोनी प्रोमिनेंस है वहां पर हम प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस यूज करेंगे, जैसे कि एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस, ताकि जो हमारा प्रेशर है वो इक्वली हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ट्रीटमेंट में क्या है, फर्स्ट यही ट्रीटमेंट है हम लोग का चेंजिंग पोजीशन ऑफ, हमें जल्दी जल्दी पेशेंट का पोजीशन चेंज करना है। इसमें है केयरफुली फॉलो द शेड्यूल फॉर टर्निंग एंड रीपोजिशनिंग। ठीक है, तो हमको जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो हमें अच्छे से शेड्यूल करके रखना है, अच्छे से फॉलो करना है पेशेंट को टर्न करने के लिए और रीपोजिशन करने के लिए। मतलब रीपोजिशन मतलब एक पोजीशन दी, अब दोबारा से रीडू कर रहे हैं, ठीक है, रीपोजिशन कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली एवरी 15 आवर्स, हर 15 आवर में अप्रोक्सीमेटली आपको चेंज करनी है। इफ इन व्हील चेयर, अगर पेशेंट व्हील चेयर में है, एंड एटलीस्ट वंस एवरी 2 आवर्स, तो हमें हर 2 आवर्स में पेशेंट का पोजीशन को चेंज करना है। इफ अनेबल टू चेंज पोजीशन ऑन ओन, अगर आप खुद से पोजीशन पेशेंट का नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप फैमिली मेंबर या फिर केयर गिवर का भी हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड है यूजिंग सपोर्ट सर्विसेज यूज करनी है, जैसे कि स्पेशली जब बेड सोर का पेशेंट हो या फिर उसको रिस्क हो बेड सोर का, या हमारा लॉन्ग रिडन पेशेंट जो बहुत लंबे समय से बेड पे है पेशेंट, तो उस टाइम पे हम लोग स्पेशल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कंफर्ट डिवाइस बोलते हैं, जैसे हमारा कुशन्स, pads, mattresses, beds that relieve pressure on an existing sore। तो जिससे क्या होगा, जो existing sore है हमारा, वहां पे प्रेशर जो है इतने लंबे समय से वो एग्जिस्ट हो, मतलब वो रिलीव होगा। एंड हेल्प प्रोटेक्ट वल्नरेबल एरियाज फ्रॉम फर्दर ब्रेकडाउन, और ऐसे एरिया रिस्की एरियाज है जहाँ पर इजीली हमें हो सकता है, तो ऐसी एरियाज को भी वो बचाएगा बेड सोर होने से। देखो ये हमारा, मैंने कंफर्ट डिवाइस में पढ़ाया था ना, एयर बेड, एयर मैट्रेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ये वाले मैट्रेस हम लोग बेड सोर वाले पेशेंट के लिए यूज करते हैं। इस मैट्रेस में क्या होता है, अंदर एयर भरी होता है, ठीक है, तो एयर अंदर इसका फिल होगा, तो पेशेंट का जो, अगर पेशेंट इसमें लंबे टाइम तक बैठा है, लेटा है, तो इसका जो प्रेशर है हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लंबे समय तक प्रेशर नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से बेड सोर का चांस नहीं होगा, पेशेंट को प्रिवेंट होगा बेड सोर। थर्ड है क्लीनिंग, इट एसेंशियल टू कीप वुंड क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पेशेंट को वुंड है कहीं पे जख्म है, तो उसको हमें क्लीनिंग करना चाहिए प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक यूज करके, ताकि फर्दर मोर हमारा और इन्फेक्शन ना हो। स्टेज 1 वुंड कैन बी जेंटली वॉश, और जैसे मैंने स्टेज 1 आपको पढ़ाया था जिसमें हमारे सिर्फ ऊपर की एपिडर्मिस लेयर ही हमारी गई थी, ठीक है, जो जिसमें वो रेडनेस था पेशेंट को ये था, तो उस वाले स्टेज में हम लोग यूजुअली क्या कर सकते हैं, जेंटली वॉश विद वाटर, हम आराम से जेंटली बहुत धीरे धीरे से पेशेंट को साफ पानी से धो सकते हैं, एंड माइल्ड सोप से या एंटीसेप्टिक से। बट ओपन सोर्स शुड नॉट बी क्लीन, लेकिन जो ओपन सोर है, खुला सोर है, मतलब जब डर्मिस भी आपका इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जिसमें ब्लिस्टर है, तो ऐसे वाले जख्मों को, ऐसे वाले वुंड को हमको सॉल्ट वाटर से, मतलब नॉर्मल वाटर से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है, ठीक है। और हर टाइम हमको ड्रेसिंग पेशेंट की चेंज करनी है। कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, जैसे पेशेंट को हमारा फीकल स्टूल का इनकॉन्टिनेंस है, और या फिर हमारे यूरिन का इनकॉन्टिनेंस है, तो पेशेंट का उस वाली प्रॉब्लम को भी हमें ट्रीट करना है। फिफ्थ है रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू, डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट एक वर्ड है, इसको ध्यान से याद रखो, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ डैमेज स्किन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डैमेज स्किन हो गई, जो स्किन खराब हो या वो ठीक नहीं हो सकती, हम उसको रिमूव करते हैं टू हील प्रॉपरली, कि हम इसलिए निकालते हैं ऐसी स्किन को, ताकि जो पेशेंट की जो जगह है, जो सोर है, जो इन्फेक्टेड पार्ट है, वो जल्दी हील हो। वुंड नीड्स टू बी फ्री ऑफ डैमेज, ठीक है, वुंड है वो फ्री रहे, वो मतलब फर्दर मोर और डैमेज ना हो डेड और इन्फेक्टेड टिश्यू। क्योंकि अगर उसमें सपोज करो एक जगह है, ठीक है, अगर वहां पर हमारे डेड टिश्यूज भी हैं, ठीक है, और अनवांटेड चीजें भी हैं, तो हम अगर इसको निकाल देंगे तो इससे हमारा वुंड और जो बाकी जख्म है वो जल्दी हील होगा, क्योंकि डेड टिश्यू में और इन्फेक्शन ज्यादा रहेगा ना, तो उसकी वजह से उससे और इन्फेक्शन होने के चांस है, तो बेटर है कि उस जगह को हम डिब्राइड कर दें, मतलब रिमूव कर दें उन जगहों को। सिक्स्थ है ड्रेसिंग। एसेप्टिक ड्रेसिंग हमें पेशेंट का करना है, ओरल एंटीबायोटिक देना है क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन है, हेल्दी डाइट एंड एजुकेटिंग द केयर गिवर, और जो पेशेंट का केयर गिवर है उसको हमें अच्छे से एजुकेट करना है कि टाइम टू टाइम हमें पेशेंट का पोजीशन चेंज करना है, प्रॉपर डाइट देनी है, ड्रेसिंग करनी है, ठीक है, ये सब हमें बता के रखना है उसके केयर गिवर।
ट्रीटमेंट, अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो सर्जिकल रिपेयर भी है जिसमें हम टिश्यू फ्लैप करते हैं। टिश्यू फ्लैप मतलब जैसे कि हमारा स्टेज 4 का पेशेंट का, सपोज करो आपके पास स्टेज 4 का बेड सोर का पेशेंट आया जिसका आपको बोन भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डिब्राइडमेंट करेंगे। डिब्राइडमेंट में क्या है कि जितना भी उसकी जो अनवांटेड टिश्यूज है, डैमेज टिश्यूज है, ठीक है, उनको हम निकाल देंगे। उसके बाद कोई और, या तो थाई से हम कोई एक टिश्यू का फ्लैप ले लेंगे, उसको जाकर हम हमारा जो बेड सोर है स्टेज 4 का, वहां पर जाकर उसको सूचर कर देंगे। ठीक है, तो इस वाली सर्जरी को बोलते हैं टिश्यू फ्लैप। थर्ड सेकंड है प्लास्टिक सर्जरी में भी रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द टिश्यू। और प्लास्टिक सर्जरी भी हम लोग कर सकते हैं ताकि वहां का मतलब इस चीज से वहां का जो टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाए। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन, और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे रिसर्चर्स आर सर्चिंग फॉर मोर इफेक्टिव बेड सोर ट्रीटमेंट। जो रिसर्चर्स हैं वो और इफेक्टिव तरीके ढूंढ रहे हैं बेड सोर को ट्रीट करने के लिए। अंडर इन्वेस्टिगेशन आर हाइबरिक ऑक्सीजन एंड टॉपिकल यूज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि वो आगे रिसर्चेस कर रहे हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, जो कि एक हम टॉपिकल ऑइंटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं अपने हमारा जहां पर हमें बेड सोर। ठीक है, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो आगे इस चीज पे और फोकस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल है रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर। तो एक नर्स का क्या रोल है बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए? पहला है द नर्स शुड बी कंटिन्यूअसली असेसिंग द क्लाइंट हु आर एट रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। तो एक नर्स को कंटिन्यूअसली अगर किसी पेशेंट को बेड सोर है या रिस्क है पेशेंट को बेड सोर होने का, तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। असेस द क्लाइंट फॉर, और क्लाइंट को हमें असेस करना है द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर बेड सोर डेवलपमेंट। उसका कोई अगर फैक्टर है, आपको लग रहा है कि इस पेशेंट को बेड सोर हो सकता है, तो उन सब फैक्टर्स को हमें पहले असेस करना है। स्किन कंडीशन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, हमें दिन में 2 बार एटलीस्ट स्किन की कंडीशन पेशेंट की देखनी है, इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट, हमें जितनी भी पेशेंट को बॉडी में उसका बेड सोर साइट्स है, प्रेशर साइट्स है, उन सबको रोज देखना है दिन में 2 बार। पैल्पेट द स्किन फॉर इंक्रीज वार्म, तो हमें अगर आपको लग रहा है किसी जगह पे पेशेंट को रिस्क है, यहाँ पर हो सकता है, तो उस जगह को हम इजीली अपने डोमिनेंट हैंड के जो पैड्स होते हैं फिंगर्स के, वहां से थोड़ा थोड़ा पैल्पेट करके देख सकते हैं कि वहां पर वार्म है कि नहीं है। इंस्पेक्ट फॉर ड्राई स्किन, मॉइस्ट स्किन और ब्रेक डाउन इन स्किन। ठीक है, स्किन को आपको देखना है कहीं स्किन ड्राई तो नहीं है, मॉइस्ट तो नहीं है, या फिर कहीं पे स्किन में ब्रेक डाउन तो नहीं हो रही है। इवेलुएट लेवल ऑफ मोबिलिटी, और पेशेंट का मोबिलिटी लेवल को आपको इवेलुएट करना है कि पेशेंट खुद से मोबाइल कर पा रहा है या उसको असिस्टेंट की जरूरत है, ये सब चीजें। इवेलुएट सर्कुलेटरी स्टेटस, और हमें पेशेंट का सर्कुलेटरी स्टेटस को भी देखना है कि वहां पर उसका पेरिफेरल पल्स हमें फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, एडिमा है पेशेंट को नहीं है, ये सब चीजें। असिस्ट न्यूरोवास्कुलर स्टेटस देखना है पेशेंट को। और फिर डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस अगर पेशेंट को है तो उसको भी हमें देखना है। इवेलुएट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन लेवल, देन नोट प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उसकी अभी एक्चुअल में पेशेंट को क्या हेल्थ प्रॉब्लम है उस पर भी हमें फोकस करना है। इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन है मतलब पेशेंट को पता नहीं चल रहा कि उसको कहीं दर्द है या फिर कुछ है। ठीक है, तो इन सब चीजों में हमें क्या करना है? फर्स्ट है असेस प्रेशर पॉइंट्स फॉर साइंस ऑफ बेड सोर डेवलपमेंट। प्रेशर जो पॉइंट्स है हमें पेशेंट का देखना है कि वहां पर बेड सोर होने के चांसेस है उन जगहों पर। प्रोवाइड प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन सरफेस, मैंने जैसे आपको बताया कंफर्ट डिवाइसेस जैसे एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस, ऐसे वाले मैट्रेसेस हमें यूज करने हैं पेशेंट के लिए ताकि उसका जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली हर एरिया में। इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस, अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है स्टूल का या फिर यूरिन का, तो उन केसेस में हमें करना है। असेस नीड फॉर इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट, हमें पेशेंट का असेस करना है पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सेकंड है फॉलोइंग ईच इनकॉन्टिनेंस एपिसोड क्लीन एरिया एंड ड्राई थॉरोली। अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है तो हमें पेशेंट को उस जगह को, जिसकी स्टूल हो रहा है पेशेंट को बार बार निकल जा रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है, ठीक है, या फिर यूरिन का ड्रिबलिंग हो गया, तो उस एरिया को बार बार हमें हर टाइम क्लीन करना है और ध्यान रखना है कि वहां पे ड्राई अच्छे से रहे, मॉइस्ट एरिया ना हो। प्रोटेक्ट स्किन विद मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट,
स्किन पे बाद में हम मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। इंटरवेंशन टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शियर, फ्रिक्शन और शियर को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीपोजिशन पेशेंट यूजिंग ड्रॉ शीट एंड लिफ्टिंग ऑफ सरफेस। अगर पेशेंट को हमें लिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पेशेंट को शिफ्ट करना है तो उसमें हम लोग ड्रॉ शीट का यूज करेंगे। इसीलिए बेड मेकिंग के लिए हमेशा, चाहे क्रॉनिक पेशेंट है चाहे हमारा एक्यूट पेशेंट है, कोई एक्यूट डिजीज का, क्रॉनिक डिजीज का, तो हर केस में हमें बेड मेकिंग के टाइम पर ड्रॉ शीट जरूर यूज करना है। फिर है यूज प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक। प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक पेशेंट को यूज करनी है। अवॉइड ड्रैगिंग द पेशेंट इन बेड, ठीक है, पेशेंट को ड्रैग नहीं करना। यूज कंफर्ट डिवाइसेस एप्रोप्रिएटली, कंफर्ट डिवाइसेस हमको एप्रोप्रिएटली यूज करना है। उसके बाद है इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी और मोबिलिटी। इसमें एस्टैब्लिश इंडिविजुअलाइज्ड टर्निंग शेड्यूल। एक सेकेंड होल्ड पे रहना बच्चों। Intervention for patient with decreased activity or mobility के लिए establish individualized turning schedule। तो आपको जैसे आप आईसीयू में काम कर रहे हैं या फिर ऐसा बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो आपको हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज टर्निंग शेड्यूल बनाना है कि इस पेशेंट को मुझे इस टाइम पे टर्न करना है, इसको इस टाइम पे, मतलब इक्वली आपको अपना टाइम मैनेज करना है। फिर एक चेंज पोजीशन एटलीस्ट वंस इन 2 आवर्स। पेशेंट का हमें पोजीशन, क्रॉनिक बेड रिडन पेशेंट है वॉकिंग के टाइम पे, तो एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे में तो पेशेंट का चेंज करना होगा पोजीशन। एंड मोर फ्रीक्वेंटली फॉर द हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, ज़्यादा 15-15 मिनट में हमें उन लोग को पोजीशन चेंज करना है जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है, मतलब जिनको बहुत चांसेस है बेड से। इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद पुअर न्यूट्रिशन, और अगर हमारा पेशेंट को पुअर न्यूट्रिशन है तो उस टाइम पे प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन इंक्लूड इनटेक। हमें पेशेंट को अच्छे से न्यूट्रिशन देना है, एडिक्वेट मात्रा पे, हाई प्रोटीन डाइट एंड फ्लूइड भी हमें अच्छे से देना है फॉर मेंटेनिंग द हाइड्रेशन लेवल ऑफ द पेशेंट। सेकंड है असिस्ट विद इनटेक एज नेसेसरी। न्यूट्रिशन को अच्छे से असिस्ट करना है उसका डाइट लेते टाइम। कंसल्ट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन। हम जो उस हॉस्पिटल का डाइटिशियन है हमें उसके साथ उसको कंसल्ट करना है पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल को इवैल्यूएट करने के लिए। फिर हमारा इवैल्यूएट द अल्सर प्रोग्रेस एवरी 4 to 6 days। हर 4 से 6 डेज के बीच में हमें पेशेंट का अल्सर को दोबारा से देखना है कि कितना बेटर हो रहा है या और वर्स हो रहा है, ठीक है, डिग्री देखने के लिए हम लोग। फिर सेकेंड है असिस्ट द फिजिशियन और सर्जन इन डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट जो प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ टिश्यू है, ये फिजिशियन सर्जन को असिस्ट करना है। थर्ड है एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। हमें फैमिली को और पेशेंट को अच्छे से रिगार्डिंग समझाना है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, के रिस्क फैक्टर और प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स के रिगार्डिंग।